बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ये जो आईनी तरमीम का मसौदा है ये मुअम्मा बन चुका है। आज भी वजीर कानून साहब ने खिताब फरमाया और उन्होंने काफ़ी परतें खोली, लेकिन जो ही परतें खुलती हैं इसमें तनाज़ात तनाज़ात पर तनाज़ात जन्म लेते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे पास ये मसौदा था, फजलुर रहमान साहब कहते हैं हमारे सामने ये मसौदा रखा गया। ये आखिर होने क्या जा रहा है और एक दूसरे पास के ऊपर इतना ट्रस्ट डेफिसिट आपको क्यों नजर आ रहा है? देखें, अभी जब पीएमएलएन के लोग बोलना शुरू करेंगे ना, शायद अभी ना बोलें, लेकिन कुछ अरसे बाद जब ये सारा किसी किनारे लग जाएगा मामला, और फिर जब दोबारा जो है कि पीएमएलएन को महसूस होगा कि नहीं हमें इस्तेमाल किया गया टिश्यू पेपर की तरह, तो फिर जैसे आज वो फैज़ हमीद या जनरल पाशा के या बाजवा के खिलाफ इवन अब बात करते हैं। एक ज़माने में बाजवा को भी तो उन्होंने वोट दिया था ना तरमीम के लिए। तो फिर ये सारा कुछ बताएंगे कि अच्छा ये तैयार कहाँ से हुआ था, आया कहाँ से था, दिया किसको गया था, किसको पता था, किसको नहीं पता था। मेरा ख्याल है कि इसमें अभी, क्योंकि जो मुझे चीज़ समझ आई है, 3 एरियाज़ थे जहाँ पे फोकस किया है कि नंबर 1, जितनी भी आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर एक अदालत करके सरकारी सतह के ऊपर उसको कंट्रोल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर लिया जाए। मंसूर शाह साहब को बेशक चीफ जस्टिस बना दें, लेकिन उससे ऊपर एक और चीफ जस्टिस हो जो चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, और जो मंसूर शाह साहब हो वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं। उसके अंदर आप देखें ये किया गया। एक बात तो ये, दूसरा हाई कोर्ट्स को भी सारों को कंट्रोल कर लिया जाए, इंटर ट्रांसफर। तो एक इसका कंपोनेंट था कि आप जुडिशरी को अंडरमाइन करके और एग्जेक्टिव के कंट्रोल में दे दें। एग्जेक्टिव के कंट्रोल का मतलब यह है कि अल्टीमेटली एग्जेक्टिव एंड इंटेलिजेंस हुकूमत, ठीक है, उसके पास आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो था कंपोनेंट वो था बेसिक ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। अब आप उसके अंदर जो है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है कि चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे वो आपके जो है कि सिविलियन राइट्स हैं, उनको भी कंट्रोल करके और उनको भी कहीं ना कहीं आपके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या उस तरफ ले जाना मकसूद था। और ये मामला जो जिन बुनियादी असूलों की बुनियाद के ऊपर जो है कि हाई कोर्ट्स जो है कि वो समाअत करती हैं और लोगों को रिलीफ देती हैं, उसको भी ख़त्म करना था। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा ये था कि जो अथॉरिटेरियन रजीम या सोच है पाकिस्तान के अंदर, जो हमेशा जमहूरी हुकूमतें गिला करती हैं जी कि हमारे पास तो हुकूमत ही नहीं होती, हुकूमत तो किसी और के पास होती है, तो हम तो खुद मरहूने मिन्नत होते हैं किसी के। और अभी भी जो आपको ये सारी जो सवाल आपने उठाया कि समझ किसी को नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही कि ये ड्राफ्ट बना जो है कि एक अथॉरिटेरियन रजीम के अंडर बना, और फिर जो है वो दिया गया, किसको कितना हिस्सा दिया गया। आपकी सोच मुझे मालूम है कि आप किन किन पैरामीटर्स में सोचते हैं। तो आपको उनसे मुतल्लिका आईनी शिकें दे दी गई, मुझे कुछ दे दी गई, जेयूआई को कुछ दे दी गई। अच्छा कि सारों को ऑन बोर्ड कर लें, एक दफ़ा कह दें जी पार्लिमानी पार्टी ओके कर ले कि अच्छा जी हम सपोर्ट करेंगे, उसके बाद पेश हो। जब पेश हो तो उसके अंदर से जो है आपने 40 दिखाई थी, 80 पेश करके तो मंजूर करा लें। उस वक्त किसने पढ़ना कि एक हल्ले में ये सब कुछ होना था। तो इसलिए जो है आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि हुकूमत के अपने लोगों ने बहुत सारा कंटेंट अपोजिशन को दिया कि भाई जी ये पढ़ लो, होने लगा है, बचा लो, ठीक है ना। अब उनको भी पता है कि आज हम इधर हुकूमत में अगर बैठ गए हैं, गलती से बैठ गए हैं, चाहे जबरदस्ती बिठा दिए गए हैं, लेकिन कल हमने अपोजिशन में होना है, सही, फिर हमें याद आना है। अब सियासी जमातों ने तो सीख लिया है, इसलिए जो है ये सारी चीजें जो है कि असल में ये ना पीएमएलएन की शिकस्त है, ना ये पीपल्स पार्टी की है, ना ये जेयूआई की जीत है या पीटीआई की जीत है। मेरा ख्याल है कि ये जो अथॉरिटेरियन सोच है ना, उसकी जिसने बहुत सी चीजों को पर्दों में छुपा के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दिखा के और उसकी मंजूरी चाह रहे थे, ये बेसिकली उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और नुकसान इसका पीपल्स पार्टी या नून लीग को इसलिए होगा कि इन्होंने उस अथॉरिटेरियन सोच को अडॉप्ट किया, सही, और अपना कंधा और अपना चेहरा पेश किया कि हम कर रहे हैं। इनको ये नहीं करना चाहिए था। सही, ये पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि जनाब नहीं। अब अगर आप वजीर कानून आ कह रहे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं, अगेन आपको खुले दिल से सच बोले कि जनाब ये हमसे गलती हो गई थी, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि यार आपकी अभी 25 अक्टूबर के बाद अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल हो जाते हैं, तो हुकूमत आपकी किधर होगी? सही, ठीक है। जब आपके ज़हन में ये भी है कि अगर जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल या उस तरफ मामलात बहाली की तरफ जा रहे होंगे तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अच्छा जी चलें, इससे पहले कि हम मुंह पे कालख मली जाए हमारे, और या हमारे बंदे फारग हो, वैसे तो है नहीं। हमारे बंदे फारग हो जाएं, वापस पीटीआई आ जाए, वो हुकूमत बनाए, तो री इलेक्शन में चला जाए। सही, ठीक है।
ये भी उनके अंदर एक सोच पाई जा रही है। तो ये चीजें जो है कि अगर आप अभी सोच लें कि यार 2 महीने 3 महीने बाद जो काम करना है वो अभी हम कर लें खुले दिल सही से, एटलीस्ट लोगों में आपको जो अपना वोटर है वो तो कम से कम डिफेंड करेगा ना आपको। अभी तो सही आपको अपने वोटर के अपने आपके अरकान पार्लियामेंट आपको डिफेंड नहीं कर पा रहे, सही। ये इनको नुकसान हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी बुनियादी हैसियत इसमें, बल्कि की हैसियत उन्हीं की है। आज उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया, लेकिन एक वफ्द आता है हुकूमत की तरफ से, वो जो ही मिल के जाता है ऊपर से वफ्द आ जाता है पीटीआई का। पीटीआई का जाता है तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा मोहसिन नकवी साहब वो मिलने आ जाते हैं। ये इतनी मुलाकातें, और फिर आज जो ज़ोहराना दिया उसके बाद मौलाना ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं इन्हें मुस्तरद करता हूँ। ये फुल एंड फाइनल वर्जन है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, या इसमें भी चेंज आने वाला है? मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब जो है ना, देखें वो मौलाना साहब की सियासत का बुनियादी असूल ये है कि वो कहते हैं कि हम सियासत अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं करते, सही। हम सियासत जो है अवाम के मसाइल हल करने के लिए और हुकूमत में आने के लिए करते हैं। ये उनका अच्छा, ये उनका अनाउंस्ड जो है कि ये प्रिंसिपल है। ठीक सही। है, अब मौलाना साहब को अंदाजा है, देखें उनका जो होम ग्राउंड है ना वो केपी और बलूचिस्तान है। जी। अब वहां पे उनको लोगों के मिजाज का पता है, पहली बात। दूसरी बात, उनको अब ये समझ में आ गया कि अच्छा जी कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ चलने का मतलब ये है कि आप मुस्तकिल जो है ज़ेर अताब रहेंगे, अवाम आपको नफरत की निगाह से देखेंगे, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। सही। तीसरी बात यह है कि मौलाना का प्रिंसिपल, देखो ये मौलाना साहब ने पहली दफा असूल नहीं अपनाया। ये जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, बाप सारी जमातों ने वोट दिया, वाहिद जेयूआई थी जिसने उस कानून साजी की मुखालफत की थी। सही। और डंके की चोट पर की थी। ठीक है, आज भी वो यही कह रहे हैं कि नहीं एक्सटेंशन नहीं। आज बिलावल भी कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही हमें लगते हैं। आज अता तारड़ कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही हमें फेल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी वुकला कम्युनिटी कह रही है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो इसका मतलब है काजी साहब का चैप्टर तो क्लोज हो गया। सही। ठीक है, हाँ एक जगह के ऊपर जहां पे क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वफाकी जो आईनी अदालत है उसका आइडिया मौजूद है। अब उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है कि मनोअन अमल नहीं हो सका, पीएमएलएन पीएस पार्टी दोनों की 5-5 साल हुकूमत रही है, उस पर अमल नहीं कर सके। सही। अगर इस बुनियाद के, इस असूल के ऊपर इत्तफाक राय करते हुए कि अच्छा जी हमें एक वफाकी आईनी अदालत बना लेनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसकी हैयत, उसका स्ट्रक्चर और उसका तरीक़ेकार जजेस की शायद और वो उसकी नहीं, पावर्स और पावर वो नहीं होगा जो इस वक्त जो है कि बनाया गया जिस अंदाज के अंदर कि आप सुप्रीम कोर्ट अंडरमाइन नहीं होगी। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट बना दी गई थी ना वो जी। आप, मेरा ख्याल है कि इसके जेयूआई भी और पीटीआई तो शायद इस पे भी ना आए अभी, क्योंकि वो कहते हैं जी हम अगर इस पे आ जाते हैं तो हम तो इसका मतलब है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, हम तो इसको मानते ही नहीं है ना, वो तो ये उनका स्टैंड है। तो मेरा ख्याल है कि फजल रहमान साहब इस हद तक शायद किसी जगह पे आ जाए कि ठीक है वफाकी अगर सारे मान लेते हैं तो वफाकी आप अदालत बना लें, लेकिन ये 68 साल नहीं होगा। सही। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, वहां पे डायरेक्ट जो है ना कि ये नहीं होगा कि अच्छा जी आप डायरेक्ट 4-5 वकील ले आए। सही। आप इन्हीं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से वकला जजेस ले लें। कि आपने अगर एक सुप्रीम बॉडी बननी है जो आइन की और कानून की तशरीह करनी है ना उसने, तो आप वकीलों को लाकर आप ना बैठाएं। फिर आप जिन्होंने जजेस का एक्सपीरियंस है जिनके पास, या तो आप हाई कोर्ट से लें, सुप्रीम कोर्ट से लें, या ये कर लें कि आप ये असूल तय कर लें जी कि एक सुप्रीम कोर्ट ही अगर 19 रुकनी है या इसको 24 रुकनी कर दें, और फिर उसमें ये तय कर लें कि जब भी कोई मामला आएगा ऐसा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पहले 5 या पहले 7 सीनियर मोस्ट जज जो है वो बैठ के फैसला करेंगे। सही। ये भी हो सकता है ना कि आप, या उसमें ये भी कह सकते हैं जी कि सीनियर मोस्ट जब आप तयन कर रहे होंगे तो उसमें कोशिश करें कि चारों सूबों की नुमाइंदगी हो, एक कम से कम होना चाहिए उसके अंदर, कि आप 7 रुकनी बनाएं और उसमें से इस्लामाबाद और चारों सूबों से कम एक बंदा होना चाहिए। सही। ये भी असूल कर सकते। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके ऊपर जेयूआई जो है मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कर सकती है, लेकिन जो 68-60 वाला मामला है ना वो मेरा ख्याल है कि वो चैप्टर क्लोज है। सही, उस पर मौलाना जो उन्होंने वाज़ेह पोजीशन ले ली है। दूसरी जानब 5 दिन पहले एक 4 सफ़ात का फैसला आया कि ये बहाम हम आपका दूर कर रहे हैं, ना पीटीआई को कोई शक होना चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन को कोई शक होना चाहिए कि ये मखसूस नशिस्तें किसकी हैं। उस पर 2 दिन से इजलास जारी है, और आज भी जो इजलास खत्म हुआ उस पर फैसला कोई नहीं हुआ। उसकी वजह ये है ना, देखें उस इतना इबहाम अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इबहाम पहले भी नहीं था जी, इबहाम तो पहले भी नहीं था ना। अभी जो आईनी तरमीम आई है उसके बेनिफिशियरी कौन है? काजी फैसल साहब जी, ठीक है ना। अगर फेडरल कोर्ट बनाते हैं तो उसका सरबराह उनको लगाया जाता है, 68 साल करेंगे तो आप वही होंगे ना। आप एक करारदाद के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को 3 साल की एक्सटेंशन भी देना चाह रहे हैं। सही, बेनिफिशियरी ये भी है। ठीक है, तो लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था?
तो आप जिन पे ऊपर इल्जाम है आप उनको बेनिफिट दे, सारा का सारा आईनी तरमीम का महवर और मरकज जो यही बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपको इब्हाम नहीं है, मौका फराम किया जा रहा है कि किसी तरह से इसको डिले कर लिया जाए, और दोबारा अगर कहीं वोटिंग काउंटिंग का मसला आए तो कम से कम आप 4-5 लोगों को पकड़ के आ सकते हैं ना। अभी तो आप आजाद हैं, नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ ना, आप वोट दे दें फिर बाद में देखी जाएगी। मेरा ख्याल है ये सिर्फ 7 लोग गायब थे फिर आगे, ये एक सहूलतकारी मेरा ख्याल है की जा रही है, अदर देन तो इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। वरना तो वो सारी चीजें क्लियर है, इसमें अंदर कौन सा इब्हाम, ऐसी कौन सी इतनी बड़ी साइंस या लॉजिक थी कि जिसके ऊपर आप मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं और आपको कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही और आप कह रहे तो हैं ये तो सीधा साधा जो आने वाले चीफ जस्टिस उनको ललकारने वाली बात है। तो ललकार ले आनते तो फिर उन्होंने तो जदों वो ललकारेगा नहीं, उसमें अभी टाइम है ना, 25 अक्टूबर तक टाइम। ओहो नहीं जी, नहीं, कमाल करते हैं आप, जरा डिटेल जजमेंट तो आने दें जरा। ठीक है, तो आप बेसिकली वो एक मुहावरा होता है, आप बैल मुझे मार जी, और एक इसमें से ना मुझे को तब्दील कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये इलेक्शन कमीशन भी कुछ अब ऐसे, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी समझ जाना चाहिए कि अब वो जमीनी हकाइक नहीं है जिनकी बुनियाद के ऊपर वो उन्होंने पिछले 1 साल में जो कुछ किया, अब वो ज़मीनी हकाइक नहीं है। जैसे फजल रहमान साहब ज़मीनी हकाइक समझ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन जितनी जल्दी समझेगा उतनी जल्दी बेहतरी है। वो ज़मीनी हकाइक नहीं समझ रहे, वो फजल रहमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मावराए मखलूक के हकाइक को समझ रहे हैं। उन्होंने वो जो फार्मूला लगाया था पीटीआई पर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तलवार, वो अब मौलाना फजल रहमान पर लगाना शुरू किया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं या वैसे ही नहीं जैसे पीटीआई के हुए? नहीं, देखो पीटीआई जो है ना, ये जो मर्जी हमारी एस्टैब्लिशमेंट या जो सियासी मुखालफीन है पीटीआई के, वो जो मर्जी कहते रहे, पीटीआई एक शरीफ जमात है। उन्होंने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रह के जंग लड़ी है। पीटीआई नून लीग नहीं है, ठीक है, और पीटीआई जेयूआई भी नहीं है। सही, ये जरा फैसला कर दे देना, आज कह देना जेयूआई दे इलेक्शन इंटर पार्टी कलदम और हम इनके रुकन मुअत्तल कर रहे हैं। तो जो हमने ये कर दे, ये कर दें जनाब, ठीक है। ओ भाई, जेयूआई तो अब जब ऐलान करती है तो वो लाहौर से लेके रास्ता पिंडी इस्लामाबाद तक जमीन गर्म हो जाती है, कांपने लग जाती है, ठीक है। तो इस दफा पाँव फिर दूसरों के चलने वाले। तो इलेक्शन कमीशन, आप देखें ना, जेयूआई वो जमात है कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने आना होता है, चाहे वो 15 मई हो, चाहे वो अभी जो है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने के लिए धरना देना, ठीक है, तो कोई चीज उनके रास्ते में रुकावट नहीं है। दीनी मदारस की जमात है, ठीक है। तो दीनी मदारस में ना सिर्फ एहतजाज और सियासत होती है, साथ फतवे भी आते हैं और उनको लोग ईमान का हिस्सा समझ के अमल करते हैं। सही, चीफ साहब नु ते सारियां नु ना अपना तो ईमान ये यानी कि जरूरत से बड़ा पंगा ले लिया गया। ये ऐसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि आगे जो है ना वो अगले साहब बड़े मैच्योर हैं। वो जो है मेंबर पे खड़े होते हैं और उनके, ये तो स्टिक वालों से डरते हैं ना, ये स्टिक होती है 2 फुट 2.5 फुट की, जब मेंबर पे खड़ा होता है ना, तो वो मेंबर पे ना 3 कदम ऊंचा खड़ा होता है और वो डंडा उसके सर तक आ रहा होता है, वो 9 फुट 10 फुट का डंडा होता है। और बिल्कुल सही। दूसरा, पीटीआई का हमने इस्लामाबाद में जलसा देखा, जितनी मुश्किलात खड़ी की गई, बिलाहिर हो गया, उसके बाद पर्चे हुए। अब 21 सितंबर को लाहौर में इम्तिहान है, फिर आज कराची में सिंध हाई कोर्ट में जो मुकदमा था जलसे की इजाज़त के लिए, वहाँ भी जज साहब ने बड़े वैलिड जो है वो रिमार्क्स दिए। ये इतना खौफ क्यों है? और क्या अगर पंजाब में हर सूरत में इमरान खान जो कह रहे हैं हम जलसा करेंगे, तो एक नई जंग का आगाज होगा, या फिर ये जो कुछ बांधे गए हैं ये बह जाएंगे आगे इनके? देखिए, जो इलेक्शन हुए ना, इलेक्शन में उस वक्त ये एक सोच ये थी कि पीएमएलएन को इतनी वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत दिलवाना, ये करना वो करना, और दूसरा ये था कि पंजाब सबसे बड़ा है ना, जहाँ से जो जीता है मरकज और पंजाब में वो उसका हो जाता है। तो दूसरा ये था कि अच्छा सिंध में महदूद कर दें पीपल्स पार्टी को, साउथ पंजाब में थोड़ा सा हिस्सा दे दें, केपी तक महदूद कर दें पीटीआई को, और बलूचिस्तान वही मिला जुला तितर बितर जो भी है किया जाता है, ठीक है। अभी जो है कि पंजाब जो है वो हाथ से, नून लीग की और एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से निकल गया, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि अच्छा जी आप केपी के अंदर जो मर्जी करते फिर पंजाब में ना आए, क्योंकि पंजाब में आने का मतलब ये है कि आप मरकज हिलना शुरू हो जाता है, सही, ठीक है, पूरा निजाम हिलना शुरू हो जाता है। तो अब इमरान खान ने भी जितना टाइम देना था दे दिया। अब उसको भी मालूम है कि ये वो टाइम है कि अगर यहाँ पे आपने अब थोड़ी सी सुस्ती की तो बहुत से नुकसानात हो सकते हैं, सही, आईनी भी, कानूनी भी, हर फोरम के ऊपर जो हम जो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी ठीक है, आप पंजाब में हमने प्रेशर क्रिएट करना है, अदालत इजाजत देती नहीं देती। अब हम ये कह सकते हैं भाई हम तो 1 साल से दरखास्तें देते हैं, मंजूर होती हैं, हाई कोर्ट कहती है इजाजत है, हमें नहीं करने देते, हम फिर भी नहीं जाते।
अब हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, जो करना है कर लो, फिर जो है कि ठीक है, अब ऐसे तो ऐसे फिर मैदान में घोड़े भी हाज़िर हैं, आ जाएँ फिर हम करने के उनको। क्योंकि दूसरी तरफ जो है कि उन्होंने तमाम अखलाकियात, कानून और आइन को पसे-पुश डालकर जिस किस्म की वो तरमीम और जिस किस्म का निज़ाम बनाना चाहते हैं, तो अब उसको फिर वैसा ही जो है कि प्रैक्टिकली आप सड़कों के ऊपर टफ टाइम देना पे आ गए हैं कि ठीक है कि आप वो करना चाहते हैं, हमारे पास ये ताकत है, हम ये करेंगे। सही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया कि आप सज़ा 190 मिलियन में इमरान खान को नहीं सुना सकते। ये केस तो अब खत्म नहीं हो जाना चाहिए था नैब तरमीम का देखो फैसला आने के बाद? ये तो केस ये तो लड़ाई दूसरी साइड पे निकल गई। देखें, आपने जैसे एक केस तोशाखाना का एफआईए को भेज दिया, जी। ये भी केस एफआईए को भेजा जा सकता था, हम्म। ठीक है, ये एंटी करप्शन को भेजा जा सकता था, ये किसी को भेजा जा सकता था, लेकिन ये खुद रखा गया, इसलिए रखा गया कि वही धौंस और धांधली कि सही। अच्छा कानून में तरमीम हो गया, फिर भी हम अगर चाहें तो हम फिर भी सजा दे सकते हैं। सही। दैट्स जस्ट वो जो थर्ड हम्म। अथॉरिटेरियन सोच है जो, जी। ये वो सोच है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने रोक भी दिया है और हाई कोर्ट ही शायद इसके ऊपर फैसला भी कर देगी मामले को, ये सही। यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।